चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम रवि है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था जो अब उनके मरने के बाद मैं संभाला हुआ हूँ। मैं एक दिन ऑफिस से निकलकर मैं घर की तरफ जा रहा था कि सड़क के दाएं तरफ एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी भीख मांग रही थी। वह देखने में भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। देखने से तो ऐसा लगता था जैसे वो कितनी पढ़ी लिखी और किसी अच्छे खानदान की लड़की हो। मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उससे भीख मांगने की वजह पूछी। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। मैं जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी माँ की हालत सच में बहुत ख़राब थी। मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी माँ को एडमिट करवा दिया और अपनी जेब से उसका सारा इलाज करवाया। 2 दिन बाद जब उसकी माँ ठीक हुई तो मैं खुद उसे उनके घर छोड़ आया। वह लड़की बहुत खुश थी। वह बार बार मेरा धन्यवाद करती रही थी। उसने अपना नाम दिव्या बताया था। दिव्या की अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। दिव्या की मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई थी। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। 2-4 मुलाकातों में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे अपने ही ऑफिस में जॉब दे दिया। दिन ब दिन मेरी बेकरारी दिव्या के लिए बढ़ती ही जा रही थी। उसका धीरे से बात करना और अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी तरफ देखना मेरे दिल को घायल कर देती थी। और फिर 1 महीने बाद ही मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर वो हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल में वो खुश भी हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा अमीर पैसे वाला आदमी उस जैसे गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी माँ को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थी कि वह अपने फ़र्ज से फ्री हो जाएंगी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में थे नहीं। एक बड़ी बहन थी, उन्हें रिश्ता लेने के लिए भेजा, मगर दीदी ने कहा कि उन लोगों की डिमांड बहुत है। उनका कहना है कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले मेरी बेटी के नाम अपनी आधी जायदाद करे। वह ऐसी औरतें नहीं हैं जैसा तुम उन्हें समझते हो। मुझे दीदी की बात पर विश्वास नहीं आया और सीधा दिव्या के घर पहुंच गया। मैंने सोचा कि मैं खुद दिव्या और उसकी माँ से बात करूंगा। अगर वह चाहती हैं कि मैं अपनी आधी जायदाद उनकी बेटी के नाम कर दूं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार था। दिव्या के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। हो सकता है दिव्या की माँ को अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ फिक्र हो, उन्हें डर हो कि मैं उनकी बेटी के फ्यूचर में छोड़ न दूं, इसीलिए वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ऐसा करना चाहती हो। इसीलिए मैं इस बात पर भी तैयार था। मैंने देखा कि दिव्या के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों को पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो लोग किराए पर रहते थे और कल ही हमेशा हमेशा के लिए यहाँ घर छोड़कर चले गए। वह लोग हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा चुके थे। मैं हैरानों परेशान था। दिव्या तो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी और उसकी माँ भी कितनी खुश थी। शादी से कोई परेशानी नहीं थी। फिर भला वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे। मैं पागलों की तरह दिव्या को ढूंढ रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहा था। मुझे वह लड़की दोबारा नहीं मिली। मैंने उसे पूरी दिल्ली शहर ढूंढा था, मगर वो उसको कहीं पता नहीं चला था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए थे। उसका नंबर अभी तक बंद जा रहा था। मैं हैरान था कि अगर उससे मुझे शादी नहीं करनी थी तो फिर मुझे शादी करने के लिए राजी क्यों हुई थी। अगर राजी हो गई थी तो ये शहर छोड़ने का क्या मतलब था। मेरी दीदी मुझे कहती थी कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन्हें इतना इज्जत सम्मान और उनकी उम्मीदों से बढ़कर उन्हें दिया जाए। तुम्हारा दिल साफ है और तुम हर किसी को अपना तरह समझते हो, हर किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। सब लोग वैसे नहीं होते जैसे तुम समझते हो। अब इस लड़की को देख लो। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वह किसी और लड़के की खातिर तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी और प्यारी सी लड़की तलाश करूंगी
कि तुम देखते रह जाओगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी वह मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत खुश थी, फिर भला वह किसी दूसरे लड़के के खातिर मुझे छोड़ क्यों देती। दीदी ने कहा, हो सकता है उसे तुमसे अमीर लड़का मिल गया हो, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं फिर दीदी के सामने कुछ नहीं कह सका था, क्योंकि वह मेरे माँ के समान थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने दिव्या के खातिर अपना समय, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसको भूल जाना आसान नहीं था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था। लड़कियां तो मेरे पीछे दीवानी थी, मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करती थी, लेकिन मैं अपने पत्नी के रूप में एक सिंपल सी लड़की चाहता था जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। और वह सिंपल सी लड़की और सच्ची मोहब्बत देने वाली लड़की मुझे दिव्या नज़र आई थी, और इसीलिए मैं उस पर दिल हार बैठा था। मैंने दिव्या को तलाश करने में ज़मीन आसमान यहाँ से वहाँ कर दिए, पर न जाने वह दुनिया के किस कोने में छुप गई थी। समय गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए। जब दीदी ने एक दिन कह दिया कि अब तुम्हारी शादी करके रहूँगी, आखिर कब तक जाने वाले का ख्याल दुख मनाते रहोगे। जिन्हें साथ निभाना हो वो बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाया करते, और तुम्हारे जीजू सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रहते हैं। अब शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर कब तक यहाँ पड़ी रहूँगी। मेरी दीदी और उनके पति इसी घर में रहते थे। वह मेरी सौतेली बहन थी, पर फिर भी मेरे बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरे पापा ने 2 शादियाँ की थी, एक शादी अपने घर वालों के मर्जी से और दूसरी शादी खुद अपनी पसंद की थी। पापा की पहली पत्नी से एक बेटी थी जो मेरी दीदी है, और वह मुझसे 8 साल बड़ी है, और मैं दूसरी पत्नी से था जिसे पापा ने पसंद की शादी की थी। और जिस दिन पापा मेरी माँ को अपने घर ले आए थे तब मैं 2 साल का था। पहले तो दादा ने पापा का बहुत विरोध किया था, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने उन्हें इस घर का वारिस दिया है तो उन्होंने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया था, और फिर मैं और मेरी माँ वहीं रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने ख़ानदान वालों से प्यार मिलता गया। दादा दादी, पापा, बुआ सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मेरी दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती थी। वह कहती थी कि तुम तो बहुत मनहूस हो, जब से आए हो मुझसे ज़्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारे होते ही सब ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दीदी मुझे बहुत मारा करती थी, तो मैं पापा से शिकायत लगा दिया करता था, और पापा कहते थे कि तुम दोनों भाई बहन हो, बस माँ अलग अलग है। तो क्या हुआ अगर तुम दोनों मेरी ही औलाद हो। अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं। मैं पापा से कहता कि मैं दीदी से नहीं डरता, मुझसे झगड़ा करती है, और मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी कि कोई भी औरत चाहे वह घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसका हर हाल में सामना करना चाहिए। और तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी है, कभी कुछ कह दे तो चुपचाप उसका कहना मान लेना, और कभी उससे बहस मत करना। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। बहनें तो बहुत प्यार करने वाली होती हैं। मम्मी की नसीहत सुनकर मैं दीदी से सॉरी बोल देता था और कहता था कि ठीक है दीदी, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मेरी यह बात सुनकर पापा प्यार से मेरा माथा चूम लेते थे, और दीदी पांव पटकती हुई कमरे में चली जाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, और जब एक दिन माँ सीढ़ियों से गिरी और उनके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे वह 2 दिन सांस तो लेती रही, मगर तीसरे दिन वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं उस समय 11 साल का हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मौत ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, क्योंकि अगले 2 सालों में दादा और दादी भी चले गए थे। इन 3 मौतों से पापा बिल्कुल टूट कर रह गए थे। अब वह मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, और मेरी बड़ी माँ कहती थी कि अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। वह पापा के सामने मुझे बहुत प्यार से करती, और जब पापा कमरे से चले जाते तो मुझसे कहती कि तुम मेरी सौतन के औलाद हो, अपनी माँ के साथ ही मर जाते तो अच्छा होता। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ जाता। वह कहती और कैसे रोती थी। मरने से पहले पापा से बहुत
कहती कि मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। कभी कोई मेरे कपड़ों को काट देता है, कभी खाना बनाती हूँ तो नमक तेज हो जाता है और कभी खाना जल जाता है। मैं हैरान होता हूँ कि यह सब कैसे